जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं हर एक एग्जाम में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी या किसी स्टेट एग्जाम की, केवल बैंकिंग और रेलवे को छोड़कर हर एक एग्जाम में मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और आपको यदि कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, क्योंकि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही कैलकुलेटिव डाटा के साथ बनाए जाते हैं। और अगर कैलकुलेटिव डाटा को कम से कम समय में सॉल्व करना है, कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करना सीखना है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ज्योमेट्री जो टॉपिक अपना चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, उसके साथ साथ जो मेंसुरेशन टॉपिक उठाया है ये भी दोनों कंटिन्यू रहेंगे। यानी दोनों टॉपिक आपके डेली अपलोड किए जाएंगे और प्रॉपर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाऊंगा। हर एक कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है पूरी टेक्निक के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और हर एक कॉन्सेप्ट से किस लैंग्वेज और किस डाटा के साथ क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है, एक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे जो टॉपिक उठाया है मेंसुरेशन का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन सभी कॉन्सेप्टों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने पीडीएफ के फॉर्म में कंपाइल कर दिया है। जैसे ही अपन टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपन क्या काम करेंगे, उन पर जो क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको साथ साथ एक काम और एक्स्ट्रा में करना है कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से नोट करना है। नोट करने के बाद आपको उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं एक बार उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। इससे आपका क्या होगा कि टाइम के साथ जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो टेक्निक आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। बात समझ में आई? तो आइए, आज का टॉपिक हेडिंग के फॉर्म में लिखोगे क्या? मेंसुरेशन। जो नए स्टूडेंट हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ज्योमेट्री टॉपिक को पहले कंटिन्यू करें। मैंने ज्योमेट्री में इतनी चीजों को पढ़ा चुका हूं कि अब मेंसुरेशन को स्टार्ट करूंगा तो उसको समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड ही टॉपिक होता है मेंसुरेशन। क्योंकि ज्योमेट्री में जो कॉन्सेप्ट आप प्रूफ के फॉर्म में कंप्लीट करते हो उनको आपको यहाँ प्रैक्टिस के फॉर्म में कंप्लीट करना है। यानी कि वहां पर आपने देखा था कि एरिया का फॉर्मूला कैसे कंप्लीट होता है, एरिया का फॉर्मूला कैसे बना, वो चीज आपने ज्योमेट्री में सीखी। यहां पर जो आप सीखोगे वो क्या सीखोगे मेंसुरेशन के अंदर, कि एरिया से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, जो डाटा को लेकर एक क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, इस चीज को आप मेंसुरेशन में समझोगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए मेंसुरेशन। प्रॉपर तरीके से आपको नोट करने की कोशिश करना है, क्योंकि जिस तरीके से आप नोट करोगे तो एग्जाम के टाइम पर आपके लिए जो प्रैक्टिस और जो रिवीजन के लिए नोट्स होंगे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए मेंसुरेशन। ठीक है, हिंदी में इसको लिखते हैं क्षेत्र में भी। क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? क्षेत्र में भी। बात समझ में आई? अब जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? आपको टू पार्ट्स में मेंसुरेशन कंप्लीट करना है। एक तो 2D मेंसुरेशन और एक 3D मेंसुरेशन। अब यहां आप बोलोगे कि डी क्या है सर? डी होता है आपका डायमेंशन। क्या होता है? डायमेंशन। अगर हिंदी में बोलोगे तो बिमा। बिमा का मतलब क्या होता है? भुजा। यानी अगर कोई फिगर दिया गया है, कोई डायग्राम दिया गया है तो उसकी बिमा क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूं ये क्या है? पॉइंट। क्या हो गया? पॉइंट। इसकी जो बिमा होती है, जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? 0। ना ही इसमें लेंथ होती है ना ही इसमें ब्रेथ होती है। मैंने आपको जब जियोमेट्री टॉपिक स्टार्ट किया था तब बहुत अच्छे से समझाया था कि जो पॉइंट होता है वो 0 डायमेंशन वाला फिगर होता है। बात समझ में आई? इसके बाद अगर मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, मैंने आपके सामने इस तरीके से, आप यहां पर देखोगे, इसको बोलोगे आप क्या? लाइन। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि ये आपकी क्या है? लेंथ।
क्या है, लेंथ, यानी कि लंबाई। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, डायमेंशन। बात समझ में आई। तो आपको जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के बारे में, मेंसुरेशन में जब आप टॉपिक को पढ़ोगे, जैसे ही पढ़ोगे तो उसमें दो टाइप की आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे। एक तो 2D जिसमें केवल 2 डायमेंशन होंगी, कौन कौन सी, लेंथ और ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। आपको जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे वो केवल लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों चीजों से, इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। आप जब 3D डायमेंशन को पढ़ोगे, 3D मेंसुरेशन को पढ़ोगे, तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। 3 लेंथों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपको जो है 2D जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो मेंसुरेशन होगी, उसमें किस लैंग्वेज के क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे, किस लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जो कॉन्सेप्ट होंगे वो 2D डायमेंशन में आ जाएंगे, जो 3D डायमेंशन होगी उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। अब जैसे बात करेंगे, मैं आपके सामने अगर बोलूं कि ये जो आपके सामने एक डायग्राम बनाया है मैंने स्क्वायर का, इस स्क्वायर में क्या होती है, आपकी ये लेंथ हो जाएगी, लंबाई, और ये मान लो चौड़ाई, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे जो स्क्वायर है इसमें क्या है, 2 डायमेंशन फिगर। यहां पर देखोगे कि इसका आप क्या क्या निकालो, अगर आपसे मैं बोलूं पेरीमीटर, क्या बोलूं, पेरीमीटर, तो आप जब इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालोगे तो परिमाप आपका कैसे निकलेगा, मैंने आपको जियोमेट्री टॉपिक में हिंट भी दी थी। तो देखो जियोमेट्री मैं बार बार बोलूंगा, जो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं उसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से बोलता हूं कि ये मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से उसको देखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे बना है, इसका प्रूफ क्या है, तो उसके लिए आपको जियोमेट्री के टॉपिक कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझो। पेरीमीटर होता है कि अगर कोई डायग्राम है, उस डायग्राम में जो लेंथ दी गई है वो टोटल लंबाई उसकी क्या है। जैसे आप यहाँ देखोगे, आपकी साइड ए वाली, इसकी लंबाई प्लस ये जो साइड ये है इसकी लंबाई, प्लस ये वाली जो साइड है इसकी लंबाई, और ये वाली जो साइड है इसकी लंबाई, चारों साइडों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस डायग्राम का पेरीमीटर यानी कि परिमाप। जैसे मैं आपके सामने इस तरीके से कोई डायग्राम बनाऊं ऐसे, तो आपको यदि इसका पेरीमीटर निकालना हो तो आपको क्या चाहिए, इसमें जितनी लाइंस जोड़ी गई हैं, जैसे एक लाइन हो गई, दूसरी है, ये जो मैं लाइनों पर टिक कर रहा हूं, इन सभी लाइनों का आपको लेंथ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। और जब आप इन सभी को जोड़ोगे, इन सभी को ऐड करोगे तो आपको इस डायग्राम का क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। बात समझ में आई? दूसरी चीज को समझो, एरिया। दूसरी चीज क्या समझो, एरिया। एरिया क्या है, जैसे मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं, मैंने एक जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम ने जो यहां पर प्लेस को घेरा हुआ है, इस जो रेड वाला ये पोर्शन हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया। यानी जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ने कितने क्षेत्र को घेरा है, वो आपका क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। बात समझ में आई? तो यहां पर पेरीमीटर, यहां पर एरिया, एरिया को हिंदी में बोलोगे आप क्या, क्षेत्रफल। बात समझ में आई? उम्मीद है कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर निकालोगे तो जो टोटल उसमें साइड्स होंगी उनका क्या निकालोगे, सम, तो वो क्या निकलेगा, उसका पेरीमीटर। लेकिन एरिया हर एक डायग्राम का अलग अलग निकलेगा। बहुत अच्छे समझना, देखो कैसे, यहां पर समझो,
जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में आपकी ये साइड 8, इस 7, 1, 12। मैं आपसे पूछूं इसका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या है, तो मैं आपसे कहूं कि इसका पेरीमीटर यानी परिमाप क्या है, तो आप क्या बोलोगे, तीनों साइड 12, 8, 20 और 7, 27। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 27 यूनिट या इकाई। बात समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो आपसे एरिया की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल की बात समझ में। तो यहां पर क्षेत्रफल आपको अलग अलग तरीके से निकालने पड़ेंगे, हर एक डायग्राम का जो एरिया होगा वो अलग तरीके के कॉन्सेप्ट से निकलेगा। जैसे बात करें अपन ट्राइंगल की, बात किसकी करें, ट्राइंगल की। अगर आपके सामने कोई ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है, मान लीजिए आपका जो ट्राइंगल है वो ए बी सी है, वर्टेक्स ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की भुजा क्या होती है, स्मॉल सी, ठीक है। और आपको इस ट्रायंगल में क्या दिया है, हाइट दी गई है, यानी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको बेस दिया है यानी आधार दिया है, और आपको उस आधार पर ऊंचाई दी है। तो ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बात समझ में है, यानी कि आप यहां पर हिंदी में लिख सकते हो 1/2 आधार बात समझ में आई। यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया का कॉन्सेप्ट कब है, कब लगा सकते हो उसको, जब आपको किसी ट्रायंगल का बेस दिया हो और उस बेस पर आपको हाइट दी हो। जैसे यहां ट्रायंगल में आप देखो, आपका बेस BC पर हाइट आपकी वर्टेक्स ए से डाली जाएगी, ये आपकी क्या हो गई हाइट, ये आपकी क्या हो गई H1। मैंने H1 लिखा, जियोमेट्री में कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि किसी ट्रायंगल की जो तीनों हाइट होंगी वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। बात समझ में आई, यानी एक त्रिभुज की जो डायग्राम जो हाइट होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। बात समझ में आई। यहां पर वर्टेक्स ए से बेस BC पर जो हाइट होगी वो आपकी वर्टेक्स B से बेस AC पर जो हाइट डाली जाएगी इससे कैसी होगी, बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। बात समझ में, यहां देखो, अगर आपका बेस A हो गया और बेस A पर आपकी हाइट क्या हो गई H1, तो यहां पर एरिया क्या निकलेगा, 1/2 A इंटू H1। बात समझ में आई। इसी तरीके से आप देखो, ये जो एरिया दूसरा वाला निकलेगा दूसरी साइड पर 1/2, अगर मान लो आपकी हाइट वर्टेक्स B से बेस AC पर खींची जाएगी तो ये आपकी हाइट क्या हो गई H2। बात समझ में आई। यहां पर एरिया क्या हो जाएगा BH2। अब देखो एक ही ट्रायंगल का एरिया है तो इक्वल तो होगा ही, बात समझ में आई, बराबर 1/2। अगर बेस C हो जाए आपका तो C और C पर जो आपकी हाइट वर्टेक्स C से डाली जाएगी वो इस तरीके से डाली जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी यहां पर H3, तो क्या हो जाएगा CH3। बात समझ में आई। इतने डाटा में किसी को कोई दिक्कत, जो मैंने अभी आपको समझाया किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप यहां देखिए, अगर आप यहां पर रेशियो लोगे तो 1/2 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, रेशियो क्या आ जाएगा AH1 रेशियो B
H2CH3। अगर आप यहां पर देखोगे एक किसके बराबर होगा, एक कांस्टेंट के। अब कांस्टेंट समझे, यानी किसी फिक्स वैल्यू के बराबर होगा। बात समझ में आई। मान लो आपका 1 के बराबर हो गया, ठीक है, हाइट आपकी 1 हो गई, बेस आपका 1 हो गया, एरिया क्या निकलेगा आपका यहां से 1, रेशो एरिया का रेशो क्या निकलेगा 1। बात समझ में। यहां देखो अगर आप यहां से साइड का रेशो निकालोगे तो साइड का रेशो क्या निकलेगा, A/B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 कहां पहुंचेगा, नीचे 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। कैसे, जैसे आपका एरिया यहां साइड में समझो, एरिया आपका हो गया AH1, एक कांस्टेंट आपका 1 के बराबर हो गया, यहां से एक की वैल्यू जब निकालोगे आप तो 1/H1 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से आप तीनों साइडों से तीनों हाइट का रेशियो निकाल सकते हो। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट निकला है वो क्या निकला है यहां से, कि जो आपका साइड्स का रेशियो होगा वो हाइट के कैसे होगा, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा होगा, प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई। यानी हाइट और साइड का रेशियो एक दूसरे के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी इसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको दो चीजों को समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर आपको फाइंड करना है तो वो पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे, उस ट्रायंगल की तीनों जो साइड हैं उनकी जो लेंथ है उनको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर। अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल किस तरीके से दिया है कि उसका एक बेस दिया है, उस बेस पर ऐसा नहीं कि बेस कोई दिया हो और हाइट किसी पर दिया हो, बेस पर ही क्या देनी चाहिए, हाइट हो। तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बात समझ में आई, ठीक है, यहां तक कंप्लीट। आगे देखो, अब जैसे क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन आया था इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहां पर देखो जैसे उसने क्या कहा कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, देखो साइड्स का अनुपात 1:3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4 है। इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, 141 सेंटीमीटर। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का डिफरेंस। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहां से अगर आप देखोगे साइड का रेशियो निकालोगे तो आप देखोगे यहां पर 3 5 4 एलसीएम क्या आएगा। यहां पर देखो रेशियो को सॉल्व करना, मैं जब रेशियो टॉपिक पढ़ाऊंगा बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा कि रेशियो को जब सॉल्व करना होता है तो नीचे जो नंबर्स लिखे होते हैं उनका एलसीएम लेके उसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यहां देखो 3 5 और 4 का रेशियो क्या है, एलसीएम क्या आ जाएगा 60। अगर इस रेशियो में आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली साइड क्या आ जाएगी आपकी 20 रेशियो, दूसरी साइड आपकी क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12 रेशियो, तीसरी साइड आपकी क्या आ जाएगी 15। यानी आपका साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा 20 रेशियो 12 रेशियो 15, ठीक है। अब एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है, आपको पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, अब आपको यहाँ एक्स नहीं मानना है। आप देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, बिना एक्स को माने हुए। 20 और 12 कितने हो गए 32, 32 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 47। यानी जो 47 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दी गई है आपको 141 की, ठीक है। कितने गुना, 3 गुना। कितने गुना है 3 गुना। आपको फाइंड क्या करना है, उस चीज पर जाइए, आपको फाइंड करना है सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजा के डिफरेंस। अब एक चीज आप यहां पर कंफर्म कर लीजिए, जो नंबर आपके रेशियो में बड़े होंगे वही आपके एग्जैक्ट वैल्यू में भी बड़े होंगे। बात समझ में आई, जो डाटा आपका रेशियो में बड़ा होगा वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू में भी बड़ा होगा। यहां पर सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, ये वाला, तो आपकी जो साइड होगी वो यही वाली बड़ी होगी। सबसे छोटी साइड आपकी ये हो जाएगी। इनके बीच का डिफरेंस आप देखोगे कितना है 8, 8 भी कितने गुना हो जाएगा 3 गुना। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 24। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका
करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। आगे देखिए, यहां पर देखो, देखो यहां पर उसने डाटा को थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया है। दिया बिल्कुल नॉर्मल चीज है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया है। देखो कैसे, उसने क्या कहा कि आपका जो बेस है वो 21.4 है और जो हाइट है वो 15.5 है। आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है डेसिमल में, लगभग 2 डेसिमल तक, 1 डेसिमल तक, ठीक है, एक ही स्थान तक, ठीक है। अब जब आपको बेस दिया हो और वो बेस पर हाइट दी हो, तो एरिया क्या निकलता है, 1/2 बेस क्या हो जाएगा आपका 21.4 इंटू क्या हो जाएगा 15.5। अब देखो यहां पर मैं वो चीज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आपके माइंड में कैलकुलेटिव करने की टेक्निक डेवलप होगी। यहां पर देखो, यहां से 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 10.7। बात समझ में आई? अब आपको 10.7 से 15.5 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करो, यहां पर टुकड़ों में तोड़ के करो। अगर आप 10 का मल्टीप्लाई 15.5 में करोगे तो क्या आएगा 155। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब आपको 15.5 में किससे मल्टीप्लाई करना है 0.7 से, करना है कि नहीं करना है? अब आप यहां देखोगे 15 का अगर आप 0.7 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 10.5 आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको 0.7 से 0.5 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 35, 0.35 ऐड करोगे जब आप तो क्या मिलेगा 5, 8 और 0 1, 10.85। यहां पर ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 165.85। यहां पर देखो आपका ऑप्शन कौन सा, ए वाला ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि छोटा है 8 है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी आपका एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 165.9 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको डाटा को सॉल्व करना सीखना है। ये सारी जो प्रोसेस मैंने आपको साइड में करके बताई है ये आपके माइंड में हो सकती है। ये जो कैलकुलेशन है आपकी 0 लेवल की है, इसको आप माइंड में कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो इसने क्या कहा, दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात। अब देखो आपको बेस दिया है, अगर एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आपको यहाँ पर बेस दिया है तो एरिया आपका क्या होना हो जाएगा, हाइट नहीं दी गई है, आपको हाइट निकालना है। हाइट निकालना है, हाइट मान लो h1। यहाँ देखो, यहाँ जो पेरीमीटर हो गया वो क्या हो गया, बेस आपका देखो पहले का जो बेस दिया है वो x दिया है, x इंटू क्या हो जाएगा आपका हाइट h1 रेशियो, क्योंकि एरिया में भी रेशियो दिया है। दूसरा क्या हो जाएगा 1/2 बेस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर y और h2 आपकी क्या हो जाएगी हाइट। ये आपको किसके बराबर दिया है, a रेशियो b के बराबर दिया है। बात समझ में आई? यहां से आप देखोगे जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल। मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, आपके माइंड में ये टेक्निक डेवलप हो जाए इसलिए, नहीं तो आप डायरेक्ट सॉल्व करते और ऑप्शन नंबर ax रेशियो b by पर क्लिक करते। यहां देखो कैसे, सॉरी आपका क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। कैसे देखो, यहां से x का मल्टीप्लाई यहां होगा, y का मल्टीप्लाई यहां होगा, तो क्या निकलेगा bx रेशियो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखो ऊपर आपका यहां से y का मल्टीप्लाई होगा तो a बाई रेशियो क्या हो जाएगा bx हो जाएगा, और ये आपका क्या निकलेगा करस्पॉन्डिंग हाइट h1 रेशियो h2 की। ठीक है, यही आपसे पूछा था उसने कि संगत ऊंचाइयों का रेशियो क्या होगा, तो आपका क्या होगा a बाई रेशियो bx। ठीक है, जल्दबाजी में टिक नहीं करना, थोड़ा जल्दबाजी करोगे तो ऑप्शन गलत टिक हो जाती है। थोड़ा ध्यान से देख के उस चीज को समझ के आप ऑप्शन को टिक करना, क्योंकि जल्दबाजी में मिस्टेक होती है बहुत सारी। ठीक है, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 मीटर 9.6 मीटर है यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो कि 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत है, तो आपको 12.8 मीटर वाले भुजा के संगत ऊंचाई को फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस आपको वो चीज समझ में आ जाए। कैसे? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जो साइड का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के इक्वल होता है, यानी कि संगत रेशियो ऊंचाइयों के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर देखिए, यहां उसी चीज को उसने पूछ लिया है। यहां देखो उसने क्या कहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 और 9.6, आप यहां देखोगे आप डिवाइड करोगे किससे, 32 से, ठीक है, 3.2 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। 3.2 से डिवाइड कर दिया, बात समझ में। रेशियो आपका क्या आ गया साइड का, 4:3। अगर बात करेंगे हाइट का रेशियो तो कैसा हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, हाइट का रेशियो 3:4। अब देखो 9.6 के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको कितनी दी गई है, 12, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है उसने, 12। तो आपको कितने गुना है, 3 गुना। आपको 12.8 के करस्पॉन्डिंग हाइट निकालना है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी गुना होगी, 3 गुना, कितनी, 9। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ी लॉजिकल डाटा को और लैंग्वेज को क्रिएट करके दिया जाता है। ऐसी चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना सीखना है, प्रॉपर तरीके से समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट यही तो गलती करते हैं, वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने अगर कंप्लीट किया है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने सीखा है, तो इस कॉन्सेप्ट से किस लैंग्वेज से, किस डाटा से क्वेश्चन को क्रिएट किया जाएगा। वो केवल कॉन्सेप्ट को रट लेता है, और रटने से आज तक किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। रटने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम के हॉल में आपके माइंड के ऊपर इतना प्रेशर होगा कि जो आप रट के जा रहे हो वो वहां पर भूल जाएगा। लेकिन आप अगर प्रॉपर तरीके से उसको प्रैक्टिस के साथ कि एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, तो उस कॉन्सेप्ट से किस लैंग्वेज और किस डाटा के साथ क्वेश्चन क्रिएट होगा, अगर आपको ये सारे टाइप्स कंप्लीट है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एग्जाम के हॉल में जो प्रेशर है वो 0 लेवल पर रहेगा, और आपके माइंड में वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि एक क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और आपको कैसे कम से कम टाइम के अंदर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आपको ये सारी चीजें कंप्लीट कब होंगी, जब आप क्वेश्चन की क्लियरिटी को बहुत अच्छे से समझोगे, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से पकड़ बनाओगे। कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन क्रिएट होंगे इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि आप एक बात बताइए, एग्जामिनर का माइंड और स्टूडेंट का माइंड, अगर दोनों की थिंकिंग एक हो जाएगी तो एग्जामिनर किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्रिएट कर दे, आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, आप खुद से उस चीजों को समझने लगोगे, खुद से उन डाटा को ऑब्जर्व करने लगोगे कि एक एग्जामिनर इस लेवल तक का भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो एग्जामिनर है तो उसने भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से पकड़ बनाई है। वो एक स्टूडेंट को फंसाने की कोशिश करता है डाटा से और लैंग्वेज से, और अगर आपने वही चीज फोकस करनी सीख ली, उस चीज को आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो आप उस चीज से आगे बढ़ जाओगे। एग्जामिनर की थिंकिंग और आपकी थिंकिंग मैच होगी, और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका एग्जाम में स्कोर 100% रहेगा, आपसे किसी भी लैंग्वेज और डाटा का क्वेश्चन क्यों ना क्रिएट हो। जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि बहुत ही टफ पेपर आया था, उनमें केवल एक ही कमी थी कि वो हर एक कॉन्सेप्ट को रट के गए थे, वहां पर वो उस कॉन्सेप्ट को समझ के नहीं गए थे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट होता है तो वो किस तरीके से हो सकता है, कितने टाइप्स बन सकते हैं उस कॉन्सेप्ट पर। इस वजह से वो क्या समझने लगते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या है, टफ है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, तो पेरीमीटर से किन किन डाटाओं के साथ दे सकता है एक एग्जामिनर। एक तो आपको वेरिएबल में फंसा सकता है, यानी कि आपको डाटा जो देगा, जो पेरीमीटर में जो साइड देगा, जो फिगर देगा, वो वेरिएबल और
नॉन वेरिएबल, दोनों को मिक्स करके डाटा देगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में पहले से प्रैक्टिस करके जाइए ना कि कैसे आप कम से कम टाइम में उसको सॉल्व करोगे। जैसे एरिया का देगा तो वो किस लैंग्वेज से देगा, उस चीज पर प्रैक्टिस करके जाइए, उसको आप समझिए, तो आप नॉर्मल तरीके से उसको सॉल्व करोगे। लेकिन अगर जब इस थिंकिंग के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको एग्जाम के हॉल में थोड़ा ना थोड़ा प्रेशर रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आई? तो हर एक तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, तभी आपको सिलेक्शन मिलना संभव है। नहीं तो ऐसे एग्जाम का सिलेबस तो बहुत सारे स्टूडेंट 99% स्टूडेंट कंप्लीट किए बैठे हैं। वो क्लासों को देख करके, क्लासों से सिलेबस का नोट्स बना करके बढ़िया तरीके से उसको रख कर बहुत अच्छे से कायदे से बैठे हैं। जैसे ही वैकेंसी का कैलेंडर आता है उसको देखते हैं, कैलेंडर के आने के बाद जो डेट मिलती है फॉर्म भरने की, बढ़िया कायदे से फॉर्म भरते हैं। लेकिन उसके बाद उस चीज पर कभी फोकस नहीं करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट से किस लैंग्वेज से डाटा को क्रिएट किया जाता है। और वो जब एग्जाम के हॉल में जाते हैं तो उनके माइंड पर इतना प्रेशर होता है कि वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम वेस्ट करते हैं। और फिर एग्जाम का टाइम खत्म होने के बाद उनके माइंड में आता है कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था, और हड़बड़ी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी क्या होते हैं, गलत होते हैं, और एक सिलेक्शन की रेंज से वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। बात समझ में आई? यही कमी होती है स्टूडेंट के पढ़ने और बहुत अच्छे से पढ़ने में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो केवल पढ़ते ही हैं। ठीक है, अपना टाइम पढ़ाई में देते हैं, लेकिन उस पढ़ाई से किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से चीजों को कंप्लीट करना है, इस चीज पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। और वही स्टूडेंट कम से कम 2 से 3 साल क्या करते हैं, तैयारी करते हैं और अपने टाइम को खराब करते हैं और सिलेक्शन से दूर रहते हैं, और फिर सोचते हैं कि पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं आया, एग्जामिनर बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन करने लगा है, बहुत सारी चीजों पर उसका माइंड जाता है, लेकिन ऐसी चीजों पर माइंड नहीं जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि किसी ट्रायंगल का एरिया कब फाइंड करोगे, अगर बेस और हाइट दी है तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। अब देखो यहां थोड़ा उसने दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है, यहां पर उसको समझो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है, ट्रायंगल, आपके सामने मैंने ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ये हो गया आपका ट्रायंगल। अब आपको ना तो इस पर हाइट दी है और ना आपको और कुछ चीज दी है, आपको केवल दिया है एक ट्रायंगल और ट्रायंगल की तीनों साइड। आपको इसका पेरीमीटर तो निकालोगे, बात करोगे परिमाप की, तो परिमाप तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, A + B + C, ये आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं सेमी पेरीमीटर यानी कि आयत परिमाप, क्या पूछूं, आयत परिमाप, आयत परिमाप को S से डिनोट करते हैं। S = क्या हो जाएगा, जो पेरीमीटर है उस पेरीमीटर को आप क्या करोगे, आधा, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर। बात समझ में आई, क्या बन जाएगा, सेमी पेरीमीटर। आपको यहां से दो चीजें तो मिल गई कि आप यहां से पेरीमीटर निकाल सकते हो, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई है, भुजाएं दी गई है, तो यहां से आप निकाल सकते हो पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। बात समझ में आई? अब अगर इस ट्रायंगल का आपसे एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो वो कैसे निकालोगे, तो एक हीरोन्स नाम का जो मैथमेटिशियन था उसने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हीरोन्स का फॉर्मूला कहते हैं, हीरोन्स सूत्र कहते हैं। वो क्या होता है, हिंदी में भी इसको हीरोन्स बोल देंगे और इंग्लिश में भी हीरोन्स बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिशियन ने अपने ही नाम पर रखा है। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट होता है एरिया का रूट S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर और तीनों साइड्स दी गई हैं, आपको अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी गई हैं तो आप उससे सेमी पेरीमीटर यानी S निकाल सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, रूट S
इंटू एस माइनस ए आपकी क्या हो गई ट्राइंगल की साइड, बी आपकी क्या हो गई ट्राइंगल की साइड, सी आपकी क्या हो गई ट्राइंगल की साइड। बात समझ में आई। जैसे आप यहाँ देखिए एक ट्राइंगल आपको ये सॉरी ये दिया है, आपको ये जो साइड है वो 13, ये 14, ये 15, ये ट्रायंगल दिया है। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स दी गई हैं 13, 14, 15। आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले इसका क्या निकालो सेमी पेरीमीटर, एस क्या निकलेगा 13 और 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 27, 27 में आप 15 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 42, क्या हो जाएगा 42। सेमी पेरीमीटर यानी 2 से डिवाइड, एस की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ पर 21। अब आपको निकालना है एरिया, कैसे निकलेगा देखो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अपन। 21 इंटू एस में से ए को माइनस करो 13 को माइनस कर दो, 21 में से 13 को माइनस करोगे आप तो कितना निकलेगा आपका यहाँ से 8 इंटू 13 से बी को सॉरी 21 से बी को माइनस यानी 14 को माइनस करो, 21 से 14 को माइनस करोगे 7 बचेगा आपका। अब 21 से आप किसको 15 को माइनस करोगे तो 6 बचेगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 7 21 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, तो एक साथ इसमें है एक साथ है तो एक साथ आपका बाहर आ जाएगा रूट से कितनी आ जाएगा, यहाँ आपका 3 बचा, एक 6 के अंदर भी 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अब इस 6 का 2 बचा और 8 दूनी 16, 16 यानी 4, एरिया क्या निकलेगा आप 7 21 चौके 84, तो आपका ये क्या होगा 84 यूनिट स्क्वायर। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, कब जब उसकी केवल आपको तीनों साइड दी गई हो, हाइट दी गई हो तब का फॉर्मूला कुछ और है, लेकिन अगर आपको हाइट नहीं दी गई है आपको केवल साइड दी गई है तीनों, तो ऐसी कंडीशन में आपके एरिया कैसे फाइंड करोगे। उम्मीद है मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इस पर क्वेश्चन जो पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन देखो सॉल्व करो। उसने क्या कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्या हो 10, 12 और 18। ठीक है 10, 12, 18। अगर एस यहां से निकालोगे तो एस क्या निकलेगा 18 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 और 10 40, 40 का आधा करोगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब एरिया फाइंड करना है 20 इंटू 20 में से ए को माइनस करोगे यानी 20 से 10 जाएंगे आपके 10 बचेंगे, इंटू 20 में से 12 को माइनस करोगे 8 बचेगा आपका, 20 में से आप 18 को माइनस करोगे 2। अब देखो 8 और 2 16, 16 का 4 बाहर निकलेगा, यहाँ देखो 20 का 4, यहाँ देखो 10, 10 यहाँ पर है 10 एक यहाँ पर है तो एक 10 बाहर निकलेगा, रूट में क्या बचेगा आपका 2, क्या हो जाएगा 40 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको आज जो मेंसुरेशन टॉपिक स्टार्ट किया था, मेंसुरेशन टॉपिक में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो 2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है क्या कि आपको जो मेंसुरेशन पढ़ना है 2 टाइप्स में पढ़ना है, पहला 2D डायमेंशन, दूसरा 3D डायमेंशन। ठीक है क्या होती है बहुत अच्छे समझाया। इसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया कि आपका पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे, एरिया को कैसे फाइंड करोगे। उसके बाद बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाया कि किसी ट्रायंगल का अगर बेस दिया है उस बेस पर आपको हाइट दी गई है तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे। इन चीजों को मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज के सेशन में अपन इतना ही, कल के सेशन में अपन देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे और नए कॉन्सेप्टों को भी सीखेंगे। ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कि क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है वो यही कंप्लीट हो जाएंगे। सिलेबस इस तरीके से मैं आपको कंप्लीट करूंगा कि आप सोचोगे कि कितने कम समय में इतने अच्छे से मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया है, और आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे आपका लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो इस तरीके की होगी। एक सिलेक्शन में आपको कितनी भी कट ऑफ जाए आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो इसी उम्मीद इसी जोश के साथ अपन कंटिन्यू करेंगे कल के सेशंस को। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।